तो ये लीडरशिप करने का पहले से प्लान था या ये यहाँ आने के बाद कुछ ऐसी घटना घटी कि लीडरशिप शुरुआत हुई? सर टू बी ऑनेस्ट बताऊं, जब मैं दिल्ली पहली बार आया था तो लोगों से हाथ मिलाने से, हाय हेलो करने से डरता था। हमारा जो मेन मकसद था, हमारा जो मेन विजन था, उस बात को लेकर अभी भी हमारा जो मेन दिल्ली विश्वविद्यालय में एससी की क्रांति और ये गोबर क्रांति को लेकर चल रहे थे। अभी कौन सी 2 या 3 टॉप प्रायोरिटीज हैं जो स्टूडेंट के लिए करना चाहते हो? आपको पता होगा, हमने यहाँ पे राजेंद्र नगर में 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई। 3 students died in a waterlogged basement of a coaching center in old Rajendra Nagar in Delhi. वो भी प्रोटेस्ट में ही लीड कर रहा था। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही जो हमारी बहनें हैं, जो पीरियड्स के टाइम उनको दर्द हो रहा है, उसके लिए हमने सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाई है। कॉलेज के 3 साल में इतने कॉन्टेक्ट बना लें। कोई आपका दोस्त कल हो सकता है कलेक्टर बन जाए, आज का दोस्त कल साइंटिस्ट बन जाए, आज आपका दोस्त बड़ा एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए। जिससे भी कोशिश करें कि अपनी जो दोस्ती है, अपने रिश्ते को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाए। हेलो एवरीवन, जब भी मैं किसी स्टूडेंट से मिलता हूँ या स्टूडेंट लीडर से मिलता हूँ, तब मैं उनसे इस तरह की कुछ बातें पूछना चाहता हूँ, उनके दिल की कुछ ऐसी बातें जानना चाहता हूँ जो एक्चुअली किसी नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं पता होती हैं। आज इस स्टूडियो में, आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही उभरते हुए छात्र नेता गोपाल चौधरी हैं। उनके साथ इस 20-30 मिनट के पॉडकास्ट में, इस 20-30 मिनट की वार्तालाप में हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, या फिर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना सजा के अभी 12th में, 11th में कहीं देश के किसी कोने में पढ़ रहे हैं, हम उन सारी बातों को जब जानेंगे तो बच्चों को उनके इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद काफी मदद मिलेगी। वेलकम गोपाल चौधरी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बुलाया और हमें बहुत खुशी है कि सर, जब मैं खुद आपको एक मार्गदर्शक के रूप में देखता हूं और आज आपने मुझे आपके पॉडकास्ट में आमंत्रित किया और आपके साथ बात करने का स्पेशली मौका मिला, ये मेरे लिए खुद की गर्व की बात है सर। थैंक यू सो मच। वैसे तो 2-3 दिन पहले जो ये गोबर की जो इंसिडेंट हुआ था लक्ष्मीबाई कॉलेज में, उसके बाद मुझे लगता है कि देश के सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको जानते हैं। सर मान सकते हैं कि ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरे देश के सारे जानते हैं, बट हमारा जो मेन मकसद था, हमारा जो मेन विजन था, उस बात को लेकर अभी भी हमारा जो मेन दिल्ली विश्वविद्यालय में एससी की क्रांति और ये गोबर क्रांति को लेकर चल रहे थे, तो उसके लेकर हम लोग अभी प्रयास भी कर रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट है, कोई इंसान हमें जाने या नहीं जाने, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो विजन और लेके चल रहे हैं वो उसका सक्सेस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही बोल रहा था कि इस इंसिडेंट के बाद वैसे तो पूरे देश के छात्र ऑलरेडी आपको जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा फिर भी एक इनफॉर्मल फॉर्मल इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर स्टूडेंट्स को मिले, ताकि नॉट ओनली डीयू के स्टूडेंट बल्कि बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी आपको जाने और आपके विचारों को जाने। तो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन। बेसिकली सर, मैं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से आता हूँ, जहाँ पाकिस्तान बॉर्डर से आता हूँ, और रेत के टीले वहाँ से निकल कर दिल्ली विश्वविद्यालय मैंने एडमिशन लिया। तो इतना ही है सफ़र। अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बाकी आगे का तो क्या है देखते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आप राजस्थान से आते हो, तो राजस्थान में पढ़ने वाला एक बच्चा, उसके दिल में सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना कैसे पैदा हुआ? सर एक्चुअली हमारे उधर एक कोचिंग चलाते हैं डॉक्टर भरत सारण, जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले ही किया था। उन्होंने हमें सीयूटी की गाइडेंस दी थी कि आप जिसके सीयूटी के जरिए देश के तमाम जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, वहाँ पे आप दाखिला ले सकते हो। तो वहाँ पे हम लोगों ने सीयूटी 12th होने के जस्ट बाद मेरे अच्छे खासे परसेंटेज बने थे, तो गांव के लोगों ने बोला कि इसको तो डॉक्टर बनना चाहिए। फिर उन्होंने बोला नहीं, दिल्ली भेजता है इसको पढ़ाई के लिए। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि सीयूईटी तो अभी स्टार्ट हुआ है, यानी कि यू हैव कम टू डीयू थ्रू सीयूईटी? नहीं, मैं सीयूटी की मतलब पहले एंट्रेंस टेस्ट और वो भी दिया था, बट उस टाइम डीयू में नहीं था। मैंने 12th के बेसिक्स मार्क्स पे थे, उसके बेसिस पे मैंने डीयू में एडमिशन ली। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जब देश के कोने कोने से बच्चे डीयू आना चाहते हैं और उस टाइम पे उनके दिल में एक सपना होता है, एक इमेजिनेशन होती है कि वो डीयू आने के बाद डीयू ऐसा मिलेगा, दिल्ली में ऐसा होगा, ऐसे टीचर होंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हम ऐसी मस्ती करेंगे, ऐसी पढ़ाई करेंगे। आने के बाद जो सपना देखा था और जो रियलिटी है, उसमें क्या अंतर लगा? बहुत अंतर है सर। जब मैं फर्स्ट ईयर में दिल्ली आया था, तो हम लोगों का पॉलिटिक्स में भी ऐसे आ गया कि जब तो कॉलेज ही बंद थे, हम तो कॉलेज की बाहर से दीवारें देखते थे उस टाइम, कोरोना के टाइम। लेकिन हमने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया कि कैसे भी करके कॉलेज को खोला जाए। हमने लड़ाई स्टार्ट कॉलेज खोलने से की थी। लेकिन जब हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के पोर्टल और वेबसाइट पे देखते हैं, जिस प्रकार वो अपने एजुकेशन पॉलिसी को दिखाते हैं, जिस प्रकार वो एजुकेशन अपने फैकल्टीज को दिखाते हैं,
लेकिन बाहर से दिखाने के कुछ अलग सिस्टम है, लेकिन जब हम इसको भीतर और अंदर से देखते हैं ना, बहुत सारी उसमें हम लोग, मैं मेरे जहाँ से पढ़ा हूँ उसकी क्रिटिसिज्म या करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ये करूँ बहुत बदलाव लाने की यहाँ पे विचार करना चाहिए। जब बच्चा पहली बार घर से निकलता है पढ़ने के लिए, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े विश्वविद्यालय में, जी उस टाइम पे माँ बाप का भी सपना पढ़ाई होता है कि पढ़ाई करेगा बच्चा, करियर बनाएगा। जी और बच्चे के भी मन में यही होता है। जनरली कोई भी बच्चा और कोई भी पेरेंट्स ये सोच के नहीं आते हैं किसी यूनिवर्सिटी में कि वो लीडरशिप करेंगे। बिल्कुल। तो ये लीडरशिप करने का पहले से प्लान था, या ये यहाँ आने के बाद कुछ ऐसी घटना घटी कि लीडरशिप शुरुआत हो गई? सर मेरे पिताजी भी पॉलिटिक्स में ही हैं, और स्टार्टिंग से जब मैं उनको देखता हूँ कि समाज सेवा के रूप में हर एक इंसान की मदद करने के लिए हमेशा वो आगे रहते हैं, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली। और जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पहली बार, जब 2021 के अंदर मैंने कैंपस में पहली बार पैर रखा, उस टाइम हमारा मेन मकसद था कि जैसे भी करके कॉलेज को ओपन करवाया जाए, क्योंकि कोरोना के बाद हर फैकल्टी चाहती थी कि ऑनलाइन काम हो जाए। हर एक प्रिंसिपल, कुलपति हर चाहते थे कि अपने घर पे बैठे क्लासेस लेके अपना काम गुजारा जाए, लेकिन हम लोग ये चाहते थे कि हमारे समय का सही सदुपयोग हो। उस समय कैसे भी करके हम हर दिन कॉलेज जाएंगे, अलग अलग देश के अलग अलग तमाम स्टेट से लोगों से मिलेंगे, सीखने को मिलेगा, सोसाइटी ज्वाइन करेंगे, वो सीखने को मिलेगा। इसके अलावा डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन करेंगे, वो सीखने को मिलेगा। हमने सीखने की लालसा के तमाम मुद्दों पर हमने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया, जिसकी लीड मैं कर रहा था। हमने उसके लिए सबसे पहले विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों के स्टूडेंट से मैंने रीच की। हमने एक गूगल फॉर्म निकाला, उसके ज़रिए कॉन्टैक्ट लाए, फिर उनको इकट्ठा किया, फिर एक बड़ा आंदोलन किया। उसके ज़रिए हमें ये लगा कि बहुत सारी समस्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स से इंटरेस्ट तो लेते नहीं, लेकिन हम एक जागरूक होने के नाते इन तमाम 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स की अगुवाई कर सकते हैं और अपन एडमिनिस्ट्रेशन को हिला सकते हैं कि आप लोग इस प्रकार काम नहीं, इस प्रकार काम कीजिए। तो अगर मैं बात करूं कि जब से ड्यू ज्वाइन किया है करीब पिछले 4 या 5 सालों से, बिल्कुल। इस पिछले 4-5 सालों की घटनाओं को अगर समराइज करने की बात करूं, जब भी हम बात करते हैं समराइज करने की, तो हमें हर इवेंट याद नहीं आता है। हमारे माइंड में कुछ मोटे मोटे, कुछ बड़े, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं और इवेंट्स याद आते हैं। जी तो इन 4-5 सालों को कैसे समराइज करेंगे? सर, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, जब मैं दिल्ली पहली बार आया था तो लोगों से हाथ मिलाने से, हाय हेलो करने से डरता था। लेकिन जब अलग अलग संस्कृति जानने का मिला, अलग अलग लोगों के हाव भाव, अलग अलग लोगों को सीखने को मौका मिला, वो एक कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत भूमिका निभाता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय का एक सबसे अच्छा कल्चर ये है कि यहाँ के देश के तमाम अलग अलग स्टेट से लोग आते, वहाँ से आप मिलते हो। और जब मैं तो खुद एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ आप समझो कि वहाँ अभी तक भी वहाँ पे लोगों पे घरों में लाइट नहीं है, रोडेज नहीं है। मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि देश की राजधानी के सबसे टॉप मोस्ट विश्वविद्यालय में आके पढ़ना और वहाँ भी सबसे लीडरशिप का मौका मिले, तो ये तो मेरे लिए एक अलग अनुभूति गई है। और इसके अलावा आपको पता होगा, हमने यहाँ पे राजेंद्र नगर में 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई, वो भी प्रोटेस्ट में ही लीड कर रहा था, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स यहाँ से भाग गए थे। वो आपने एक पुलिस वाला वीडियो देखा होगा, सब सारे स्टूडेंट डर के मारे भागे। लेकिन मैंने सबको एक बात बोली, अगर सब लोग भागे तो फिर प्रोटेस्ट तो खत्म हो जाएगा। पुलिस तो यही चाह रही कि भीड़ को हटाई जैसे। तो एज ए स्टूडेंट जनरली जो मैंने देखा है, मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ भी याद आती है, और मुझे पता है 99% स्टूडेंट के दिल में एक डर होता है। बिल्कुल। पुलिस का डर तो सबके दिल में होता ही है, पर एक डर होता है स्टूडेंट के दिल में कि अगर गलती से कोई एफआईआर हो गई तो फिर उसका करियर खराब हो जाएगा, कोई वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, कोई वो जॉब सरकारी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, आगे चल के पता नहीं क्या होगा फिर लाइफ में। ऐसे टाइम पे आपको ये डर, ये रिस्क नहीं लगता है इस तरह की जो लीडरशिप करते हैं, और जब पुलिस का जो आप जिक्र कर रहे हो, ऐसे टाइम पे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती डर की? नहीं सर, डर तो लगता ही, आज भी लगता है कि कोई एफआईआर नहीं हो जाए, कल को हमें इलेक्शन लड़ना है या फिर लोगों की, स्टूडेंट्स की मदद करनी है, या फिर हो सकता है मैं फॉरेन बाहर पढ़ने चला जाऊं, तो उस तमाम चीज़ों को डर तो लगता ही है। लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कैसे भी करके जो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो डर रहे हैं, उनको कैसे हम लोग कॉन्फिडेंस दें कि उनको भी डर नहीं लगे। अगर हम लोग पहले ही भाग जाएंगे, उनको ये लगा कि हमारा लीडर ही भाग गया, तो हम लोग तो फिर हमारे साथ कल क्यों खड़े रहेंगे। तो लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि अगर 500 लोग मेरे पीछे खड़े हैं, उनकी एफआईआर मैं मेरे ऊपर ले सकता हूँ कि उनको नहीं जाए। मेरी हमेशा ही कोशिश रहती है। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हालांकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है, इन यूनिवर्सिटी में किस तरीके से पॉलिटिक्स काम करती है, बट जो मैंने सुना है कि मेनली 2 पार्टीज़ हैं, एबीवीपी एंड एनएसयूआई। तो इनके बारे में कुछ बताइए। जब मेरे फादर साहब भी कांग्रेस से हैं और मेरी विचारधारा भी उससे जुड़ी हुई है, और मैं जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत मतलब सच्चा सिपाही के रूप में मान लो, और उनको मैं मार्गदर्शक के रूप में देखता हूँ, गांधी जी को देखता हूँ। तो उन चीज़ों से प्रेरणा लेते हुए मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा आया कि एक ऐसे संगठन को ज्वाइन करूँ
जहाँ से मुझे सीखने को मिले। तो फिर ऐसे ही मैंने संगठन ज्वाइन किया। फर्स्ट ईयर से ही मैं हमेशा कोशिश करता था कि स्टूडेंट्स को संगठन के लिए जोड़ूं, एनएसयूआई के लिए स्टूडेंट्स को जैसे तैसे करके अपने संगठन में लाओ और संगठन को स्ट्रॉन्ग करो। जब संगठन स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं स्ट्रॉन्ग होऊंगा। हमेशा संगठन को सर्वोपरि माना और आज भी हम संगठन के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। संगठन ने जो आदेश दिया वो हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। तो फिर एज ए स्टूडेंट लीडर अभी कौन सी 2 या 3 टॉप प्रायोरिटीज हैं जो स्टूडेंट के लिए करना चाहते हो? देखो, मैन अगर आप सोचो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जब स्टूडेंट्स दाखिला लेता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता। कि अगर आप जैसे CUT UG हो, CUT PG हो, PhD हो, इन तमाम जो प्रोसेस है प्रक्रिया का, ये बड़े लेट से होता है। जैसे आप सर अभी 12th का एडमिशन को देखो, 12th का एडमिशन का रिजल्ट के 1 महीने जस्ट रिजल्ट, एग्जाम के जस्ट बाद रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इसका जो लंबा प्रोसेस है ना, उसको हम चाहते हैं कि ऐसे एजेंसी को दें जो पूरे एक सही समय पे, निर्धारित समय पे रिजल्ट भी निकाले, मेरिट लिस्ट भी निकाले, प्रॉपर स्टूडेंट्स को बताए कि आपका एडमिशन कैसे हो। तो इस चीज़ों में मेन ये है। इसके अलावा हमारा जो सेकंड जब एडमिशन लेने के बाद का प्रोसेस है, बाद का है कि क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन के लिए हम चाहते हैं कि प्रॉपर क्लासरूम की, सिर्फ देखो सर, सिलेबस कवर, दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम प्रोफेसर का मकसद होता है सिलेबस कवर करना। लेकिन सिर्फ सिलेबस कवर करवाने से, डिग्रियां लेने से, जब तक इंसान के पास नॉलेज नहीं होगा, तो मैं ये समझता हूँ जब तक एजुकेशन का सही मकसद नहीं होगा, वो वहाँ पे शिक्षा का आप खिलाफ रहोगे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टूडेंट नॉलेज लेने के लिए आते हैं, न कि सिलेबस करके अपने पढ़ने की चले जाते हैं। तो सेकंड ये मकसद है। इसके अलावा तमाम हमने 14 लिस्ट बनाई है। इस बार मैं 14 मुद्दों पे दिल्ली विश्वविद्यालय में इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। तो वो मेन मुद्दे, इसके अलावा भी तमाम सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। हमारी टीम और रिसर्च पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट्स की समस्याओं को हम लोग पहले लिखित में लाएं, फिर उसके बाद हम लोग इस पर बड़े आंदोलन करेंगे। तो एज ए स्टूडेंट लीडर क्या ये बहुत ही बड़ा चैलेंज नहीं लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे ज़्यादातर बच्चों का टारगेट पढ़ना है, पढ़ने के लिए आते हैं, ऐसे टाइम पे बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स ये भी मानते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स वेस्टेज ऑफ टाइम है। ऐसे टाइम पे बच्चों से कैसे कनेक्ट करते हैं, बाकी बच्चों को इस पॉलिटिक्स के मूवमेंट में कैसे मोबिलाइज करते हैं? सर देखो, हमारा मेन मकसद, मैंने बोला क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दोगे तो इससे क्या होता है, कई दफ़ा हम लोग देखते हैं कि टीचर्स ना स्टूडेंट्स पे इतना इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जो एक आम स्टूडेंट्स के भी मुद्दे हैं। तो हम लोग ऐसे मुद्दों पे काम कर रहे हैं जो सच में मुद्दे हैं, जो एक प्रत्येक क्लासरूम के अगर हम लोग एक कॉल कर दें कि आज हम लोग इसके लेकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो 100 क्या 200 500 लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उसका इंटरेस्ट नहीं, उनकी खुद की भी भागीदारी है कि इस मांग को लेके जाएं। आज हम लोग 3 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में गुजार लेंगे, लेकिन जो हमारे जूनियर्स आ रहे हैं वो उस प्रॉब्लम से नहीं भागे। आज हमने 3 साल गुजार दिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो जूनियर्स आए वो कम से कम ऐसे सीखें। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय, IIT, तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लेते हैं कि वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद, वहाँ से एक्सपीरियंस, नॉलेज सीखने के बाद हम लोग ऐसा कुछ सीखें जो देश और राष्ट्र निर्माण में हमारी भागीदारी निभाए। तो पिछले 4 सालों में मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी काम किए होंगे, काफ़ी समस्याएं सुलझाई होंगी। कोई ऐसे 1 या 2 बड़े काम याद आते हैं जो करने के बाद दिल को सुकून मिला हो? एज ए स्टूडेंट लीडर कुछ ऐसा किया 4 सालों में जो करके आने के बाद दिल को बाद तक भी, और पीछे मुड़ के देखते हो तो अभी भी वो एक सुखद घटना के तौर पे माइंड में याद आता है? देखो सर, मैंने आपको बोला, जब कोरोना के टाइम कॉलेज नहीं खुले थे, उसकी लड़ाई लड़ी, कॉलेज खुलवाए। इसके बाद कॉलेज में एग्ज़ाम ऑफलाइन करवा रहे थे, उनको हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम स्टूडेंट्स को OB का एग्ज़ाम करवाया, ओपन बुक एग्ज़ाम। उस टाइम क्लासेज हमारी ऑनलाइन चल रही थी, वो चाह रहे थे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम दे। तो हमने कहा कि हम जब क्लासेज आपने ऑनलाइन ली तो हम ऑनलाइन भी एग्ज़ाम देंगे। वो भी तमाम मुद्दे थे जहाँ 2000-3000 लोग एक साथ बड़े बड़े प्रोटेस्ट में थे। उसमें मेरे खिलाफ FIR भी हुई, पुलिस भी लेके गई। इन तमाम मुद्दों पे लड़े। इसके अलावा भी बहुत सारे, जो नीट की अभी धांधली हुई है, आपने देखा होगा, उसके खिलाफ भी हमने जंतर मंतर पे बड़े आंदोलन में मैंने भाग लिया। इसके अलावा ये जो प्रोटेस्ट था उसमें भी स्टूडेंट्स की मदद के लिए हमेशा आगे रहा। और भी जो मुद्दे हैं जो मुझे लगता है काम करने चाहिए, अभी हमारी टीम और हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही जो हमारी बहनें हैं, वो जो पीरियड्स के टाइम में उनको दर्द हो रहा है, उसके लिए हमने सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाई है। और हमारी कोशिश है कि हम वो, आप ये मानिए कि एक घर के अंदर एक महिला की कितनी भागीदारी होती है पुरुष को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में इस प्रकार कोशिश कर रहे हैं, एक भाई की, एक बहन के प्रति कितना संतोष और कितना उनके प्रति वफादारी दिखा रहे हैं। तो हम लोग मेन मकसद इस बार ये कैंपेन भी चला रहे हैं, जिसकी मुझे उम्मीद है
बहुत सारी प्रिंसिपल महिला ही हैं, मुझे उम्मीद है इस बार हमें मदद मिलेगी। तो इसी तरह पिछले 4 सालों में कुछ ऐसा 1 या 2 घटनाएं वो भी हुई होंगी जब लगा होगा कि कुछ काम हो नहीं पाया, चैलेंजिंग बहुत था, पेन बहुत हुआ, स्ट्रगल बहुत हुआ, पर फाइनली वो रिजल्ट नहीं दे पाए जो चाहते थे। ऐसा कोई एक आधा इंसिडेंट है? सर ऐसे इंसिडेंट तो हर दिन डीमोटिवेशन तो आता रहता है, लेकिन हमारा विजन और क्लियर है, मेरा माइंड सेट क्लियर है कि जो स्टूडेंट्स प्रताड़ित है, जिस स्टूडेंट्स की मदद नहीं हो पा रही उसके स्टूडेंट्स की मदद। मैं आपको सर एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे साथ एक स्टूडेंट्स मेरे सामने रोते हुए आया कि भैया मुझे मदद करनी है आपको। मैंने कहा बताओ क्या मदद करनी है। उसने बोला भैया मैं बहुत ही गरीब स्टूडेंट हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय मैंने एडमिशन ले लिया लेकिन फीस नहीं पे कर पा। मैंने कहा ये सेम प्रोसेस प्रिंसिपल मैम के सामने रोते हुए चिकलते हुए आप बात करना कि मैम अगर आप मदद कर पाओ तो मेरा पूरा भविष्य नहीं, मेरी पूरी पीढ़ी दिल्ली विश्वविद्यालय में बदलाव की बात होगी। तो प्रिंसिपल को हमने एक लेटर लिख के दिया, पूरी प्रोसेस दिया। उस टाइम प्रिंसिपल ने हमारी मदद की। वो एक स्टूडेंट नहीं, 160 स्टूडेंट की हमने मदद की। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलरशिप हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के 600-700 एक कॉलेज में स्कॉलरशिप के जरिए भी मदद की है। तो हमेशा मदद की तो कोशिश रहती है कि जब स्टूडेंट्स वापस बोलता है कि थैंक यू सो मच भैया, ये आपके बिना संभव नहीं था। जब ऐसे मैसेज आप पढ़ते हो तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है, जब ऐसे मैसेज आप देखते हो तो खुद को सुकून मिलता है और बहुत सारा एक अलग अनुभव होता है। तो अभी जो बच्चे अभी 11th में है, 12th में है, जिनका टारगेट किसी अच्छे कॉलेज में पहुंचना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचना है, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हर एक पल अपने जैसे अभी जिस स्टेज पे हो ना उसको जीना चाहिए। जैसे 11th है, 11th को जियो, 12th को जियो, लेकिन 12th के बाद जो CUT का एग्जाम हो ना उस पर अच्छे से फोकस करो। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लो और यहाँ लेने के बाद तो बच्चे मैच्योर हो ही जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, चीज़ें सीख जाते हैं, वो कोई इतनी बड़ी डील नहीं। और एक लास्ट आज का डिस्कशन पॉइंट, जो ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जो अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, मैं मानता हूँ 3rd ईयर के बच्चे तो काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनको तो मैं यही बोलना चाहूँ जितना हो सके इस सफ़र में, कॉलेज के 3 साल में इतने कॉन्टेक्ट्स बना ले कि 3 साल में ये कॉन्टेक्ट आपके लाइफ टाइम के कॉन्टेक्ट्स हैं। जहाँ कोई आपका दोस्त आज आपका सफ़र कल हो सकता है कलेक्टर बन जाए, आज का दोस्त कल साइंटिस्ट बन जाए, आज आपका दोस्त बड़ा MLA बन जाए, MP बन जाए। तो जिससे भी कोशिश करें कि अपनी जो दोस्ती है, अपने रिश्ते को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाए और सीखें, जितना हो सके नॉलेज पे लेवल पे करें और अनुभव लें, कॉन्फिडेंस रहें। बाकी कोई इतनी घबराने वाली चीज़ नहीं, हम उनके साथ खड़े। हमेशा किसी भी ज़रूरत पड़े तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गोपाल, जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था मुझे नहीं मालूम था कि ये कन्वर्सेशन इतना फ्रूटफुल रहेगा। मुझे खुद सीखने को मिला। मुझे इनफैक्ट अच्छा भी लगा कि आज के इस भागती दुनिया में, सेल्फिश दुनिया में, जहाँ पे हर आदमी एक्चुअली अपने लिए फाइट करता है, बिल्कुल, उसमें जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो इतनी कम एज में बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है इस पॉडकास्ट से बहुत सारे उन बच्चों को भी जो अभी CUT की तैयारी कर रहे हैं, DU में आना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी DU में पढ़ रहे हैं, उन सभी को कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। और एक चीज़ तो पक्का मुझे फील हुई है, उनको भी फील होगी, कि केवल पढ़ने से केवल कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, उनको कुछ ना कुछ अपने अधिकारों के लिए, अगर कहीं इसको पॉलिटिक्स बोलें या इसको प्रोटेस्ट बोलें या इसको मूवमेंट बोलें, पर अगर वो कदम उठाएंगे तो रिजल्ट आते हैं, जैसे बिल्कुल। आपने बताया। तो आई होप कि ये पॉडकास्ट काफ़ी बच्चों को बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा, इंस्पायरिंग रहा होगा। इस तरह के पॉडकास्ट के साथ हम और भी बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ, और DU की और अदर यूनिवर्सिटीज़ की टीचर्स हों या प्रोफेसर्स हों या फिर स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स हों, उनके साथ आते रहेंगे। और आपका भी इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्पेशली मुझे बुलाया और आपका समय मिला, क्योंकि सर आप इस फेज़ में हो जहाँ पे हज़ारों 2-2.5 हज़ार स्टूडेंट्स हर दिन आपसे मिलते हैं और आज हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को आप दिल्ली से लेकर पूरे देश के तमाम स्टूडेंट्स को मदद कर रहे हो। और आपसे सोशल मीडिया के जरूर स्टूडेंट्स भी सीखते हैं। जब मैं भी 12th में था, आपके वीडियोस जो देखे थे कि जो आपने सेमिनार के वीडियोस थे, वो भी मुझे खुशी मिलती कि जब ऐसे लोग, जब मैं वहाँ था और वापस दिल्ली आके आपसे मिला, एक वो फील तो होता ही है सर कि जब आप किसी को कैमरे में देखते हो उसके बाद जब आप रियल मिलते हो और वही अनुभव की एक अपनापन सा फील हो जाए, फैमिली वाला फील हो जाए, मेरे लिए भी खुशी की बात है सर। आपके साथ कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोला। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।